नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे की शुरुआत घाना से करने वाले हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 30 वर्षों में पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, जो कि ऐतिहासिक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था आज रवाना हुआ है। किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या कुछ अपडेट है खेल की दुनिया से, ये भी आपको बताएंगे। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर। घाना से होगी पहले चरण की शुरुआत। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में भी होंगे शामिल। क्वाड की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, आतंकवाद और उसके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की मजबूती के लिए भी प्रमुख पहलों की घोषणा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। हर हर महादेव के नारों से गूंजा वातावरण। बिहार चुनाव पर पटना में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर होगा विचार विमर्श। बर्मिंघम टेस्ट के लिए टीम इंडिया तैयार। इंग्लैंड के खिलाफ आज वेस्टर्न मैदान पर आज होगा दूसरा टेस्ट मैच। कैप्टन शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका। तो चलिए सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की अपनी यात्रा पर होंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी घाना के लिए रवाना होंगे। ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है और बेहद अहम साबित होने वाली है। पीएम मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक भी मानी जा रही है। बीते 30 सालों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा संभव है। भारत और घाना के बीच संबंध गर्मजोशी और भरोसे पर आधारित हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास की साझी सोच ने इन संबंधों को समय के साथ और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि दक्षिण सहयोग को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। ये 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है, जो अफ्रीका पर भारत के नए फोकस को दर्शाती है। There will be delegation level talks during which the bilateral relations will be reviewed and also discuss various ways to strengthen and deepen bilateral relations. Honorable Prime Minister will have a one-on-one meeting with his counterpart. Then there will be a banquet dinner in honor of Honorable Prime Minister. The next day, Prime Minister will be addressing the Parliament, and he also will be interacting with the Indian community there, which is about 15,000 in number. अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। भारत घाना द्विपक्षीय संबंधों की नींव व्यापार, निवेश और विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर टिकी है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। During the visit, there will be few focus items. Will be agriculture, where the Ghanaian leader, the president, is keen to engage with India.
He is also keen on the vaccine development, creating a vaccine hub in Ghana, for not just Ghana, but also the West Africa context. Defense cooperation will become an important item on the agenda, and the critical minerals and the digital public infrastructure. घाना के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर क्वामे नक्रूमा को श्रद्धांजलि देने के लिए अक्रा के बीचों बीच क्वामे नक्रूमा मेमोरियल पार्क स्थापित किया गया है। इस ऐतिहासिक भूमि से ही घाना ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पार्क में स्थित इतालवी संगमरमर से निर्मित स्मारक घाना की स्वतंत्रता की यात्रा और इसकी स्थायी विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। India has been a very powerful ally to the country for many years since independence. It has given us, it has contributed immensely in terms of technology, in terms of architecture, in terms of a lot of other things. We already, in fact, the very idea that we have our presidency, in other words, where the official office of our president has been designed and built by India, that shows the extent of the connections that we have between the two people. प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ के लिए भारत की प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित करेगी। स्वास्थ्य, डिजिटल नवाचार, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी का रोड मैप व्यापक और भविष्योन्मुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। तो आपको बता दें कि भारत और घाना के बीच विकास सहयोग पर आधारित मजबूत और गतिशील साझेदारी है। शिक्षा से लेकर बुनियादी ढांचे तक भारत ने घाना को सहायता दी है। निवेश, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। भारत और घाना की साझेदारी दिन ब दिन मजबूत हो रही है। यह रिश्ता विकास सहयोग और साझा तरक्की की मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। भारत ने लगभग 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता, रियायती ऋण और अनुदानों के जरिए घाना को दी है, जिसमें कई अहम बुनियादी ढांचे और क्षमता विकास परियोजनाएं शामिल हैं। 2016 में भारत ने कोफी अन्नान ICT सेंटर को आधुनिक करने के लिए $10 लाख की सहायता दी और 2017 में जुबली हाउस प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को पूर्ण विकास के लिए $10 लाख का अनुदान दिया। क्षमता निर्माण दोनों ही देशों के रिश्तों का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। भारत की कई स्कॉलरशिप योजनाएं के तहत सैकड़ों घानाई छात्र भारत में उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण का लाभ उठा चुके हैं। पैन अफ्रीकन ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती योजना के तहत भारत ने कुमासी स्थित क्वामा नक्रूमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक आधुनिक लर्निंग सेंटर की स्थापना की है, जहां से टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन की सुविधाएं मिल रही है। घाना 2020 में इस परियोजना को लागू करने वाला पहला देश बना और अब तक 1600 से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। कोविड महामारी के दौरान भी भारत ने घाना का साथ दिया और इसके तहत 16 लाख से अधिक वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराया। व्यापार के मोर्चे पर भारत घाना एक प्रमुख साझेदार है और इसके सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश भी है। इसके अलावा भारत घाना कोको, काजू, लकड़ी जैसे निर्मात में दोनों देश शामिल है। 1994 से अब तक भारतीय कंपनियों ने घाना में 820 परियोजना में करीब $2 अरब का निवेश किया है, जिससे भारत घाना के शीर्ष निवेशकों में से एक बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एजुकेशन, फार्मा से लेके एग्री बिजनेस तक भारत की मौजूदगी घाना में सच्चे दक्षिण सहयोग का एक बहुत अच्छा मिसाल है। भारत और घाना प्रगति में एक दूसरे के भागीदार है और दोनों देश मिलकर एक साझा भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश और मोर मुकुट शर्मा और इंजीनियर सौरभ के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, घाना। और देखिए, घाना में भारतीय प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवानगी की
आपको बता दें कि 5 देशों के दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। अपने इस दौरे की शुरुआत वो घाना से करने वाले हैं। 2 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना में रहेंगे और भारत और घाना के बीच जो दोस्ती है, 70 साल पुरानी ये दोस्ती है। बेहद उत्साहित हैं लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे को लेकर। भारत और घाना के बीच गर्मजोशी भरे संबंध हैं और भरोसे पर आधारित ये संबंध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से इन संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ता कहीं ना कहीं मिलने वाली है। लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास की साझी सोच जो है इन संबंधों को और ज़्यादा समय के साथ साथ और ज़्यादा मजबूत करती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण सहयोग को मजबूत करने की ये जो उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है घाना की, जो कि अफ्रीका पर भारत के एक नए फोकस को दर्शाती है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। भारत और घाना द्विपक्षीय संबंधों की नींव जो है वो व्यापार, निवेश और विकास सहयोग जैसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं इन पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास ऐतिहासिक रहने वाला है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ बात होती हुई नजर आएगी। यात्रा के दौरान दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में मिलकर काम करते हुए नजर आएंगे। इस पर और ज़्यादा चर्चा होगी, बातचीत होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई देगी और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको एक बार फिर से रेखांकित करती नजर आएगी। स्वास्थ्य की दिशा में देखा जाए, डिजिटल, नवाचार, कृषि और रक्षा जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें साझेदारी का एक रोड मैप जो है वो व्यापक और बहुमुखी भविष्यमुखी जो है होता हुआ नजर आएगा, वो जो है दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें कि घाना भारत के लिए क्यों बेहद महत्वपूर्ण है। घाना भारत की अफ्रीका रणनीति में प्रमुख खिलाड़ी बनकर जो है उभरा है। घाना सोना, बॉक्साइट, लकड़ी, कोको और काजू की आपूर्ति करता है, जो औद्योगिक विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि भारत जो है वो घाना को फार्मास्यूटिकल, अनाज, मशीनरी, इस्पात और वस्त्र देता है। भारत पहले ही घाना को $450 मिलियन से अधिक का अनुदान और रियायती ऋण भी दे चुका है। भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार की बात की जाए तो वर्तमान में लगभग $3 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। भारत घाना से सबसे ज्यादा जो है सोना आयात करता है। ये घाना से कुल आयात का 70% से भी अधिक है। आपको बता दें कि घाना अफ्रीका का सबसे बड़ा सोना उत्पादक है और दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन ये बड़े और भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय संबंध जिस तरह से और मजबूत हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है ये इन संबंधों को और भी ज्यादा गति और रफ्तार देता हुआ नजर आएगा। 70 सालों की दोस्ती है भारत और घाना में और ये जो मधुर संबंध हैं और ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से। आपको बता दें कि घाना में 15,000 से ज्यादा की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग हैं। उनमें से कुछ 70 साल से ज्यादा समय से घाना में रह रहे हैं। कुछ परिवार तो अब घाना में अपनी 4थी पीढ़ी में हैं और उनमें से ज्यादातर ने घाना और वहां पर जो भारतीय समुदाय है वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है। भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकलेंगे और पहला स्टॉप है घाना में। लोगों से बात करते हैं वो क्या मानते हैं प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो कितना इंपॉर्टेंट है और
लोगों में कितना उत्साह है? मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। वो घाना में आ रहे हैं हमसे, और उनसे मिलने के लिए हम जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुशी हो रही है। घाना में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए ये एक गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, और हम सब बहुत ही उनके उत्साह से उनके लिए हम सज्जे हैं, उनकी स्वागत के लिए। एक्साइटमेंट आप लोगों में बहुत है कि लग रहा है कि हमारे देश का कोई आप लोग के लिए आ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। हम एक भारतीय होकर भी और यहाँ विदेश में रहते हुए प्रधानमंत्री के आने के लिए बहुत खुश हैं। उनके नाम को हम लोग गर्व से लेते हैं। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर देश के विकास और औरतों के लिए जो भी योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीज़ें जो की, उससे हमें बहुत प्राउड फील होता है। पहले हमें कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन अब बीइंग अ इंडियन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमसे मिलने आ रहे हैं। कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए? ये मेरे सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री घाना विजिट कर रहे हैं, और बेसिकली इंडिया का नाम एज ए लीडरशिप लोग ले रहे हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री ने प्रूव भी किया है कि हम लोग लीड कर सकते हैं इंडिया को। नमो नमो अतिथि देवो भव, ये हमारे मोदी जी का नारा है। मोदी जी, घाना, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पे पूरे उत्साह के साथ आपका यहाँ पे इंतजार कर रही है। हमारे लिए, घाना के लिए तो दिवाली जुलाई में ही आ गई। मोदी जी का आने की खुशी इतनी है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। रियली मैं बस हमारे यहाँ जो लोग यहाँ पे इंडिजिनस लोग हैं, वो लोग अक्सर कहते थे कि अगर मोदी जी ऐसा नेता हमको 6 महीने के मिल जाए तो ये पूरे देश की रुख ही बदल जाएगा। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री, सांसद हमारे बनारस का, हमारे बनारस को स्वच्छ बनारस बनाया है, और फ्रीडम औरतों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, जो हम ना कोई प्रधानमंत्री आज तक किया था, न करेगा, न कभी कर सकता है। और जो हमारे मोदी जी ने किया है हम औरतों के लिए, हम महिलाओं के लिए, इंडिया के लिए, जो इंडिया का नाम किया है हर जगह, और जो जिस लेवल पे हमको ला के रखा है, देयर इज़ नो वर्ड टू एक्सप्रेस इट। उन्होंने जो 10-11 साल में जो काम किया, वो काम तो हम उनका यूट्यूब और बाकी माध्यम से देखते रहते हैं, लेकिन वो काम जो उन्होंने किया, वो उनके मुंह से हमारे को ये टाइम सुनने में मिले, उस अवसर का जो है हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, वी आर प्राउड इंडियन। और उन्होंने जो इज्जत दी है डायस्पोरा को पूरे वर्ल्ड में, वो शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के लिए जो है वो अभी तक किया हो। जो उन्होंने लास्ट 11 साल में कर दिया है, इंडिया को जो मुकाम पे ले गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल में, मतलब जो हमें लोग पहले आंख चुराते थे, अब हमसे आंख मिला के बात करते हैं वो लोग। तो जो चीज़ वो है उन्होंने कर दी है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन इवन डू इट दैट वन। घाना में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बट हम भारतीयों के लिए हमारे गार्जियन आ रहे हैं, हमारे वेल विशर आ रहे हैं। आज यहाँ पे काम का वीकडेज हैं, लोग आए हैं, ऑफिस से छोड़ के आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री की मिल जाए। और एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, झंडा लेके, तिरंगा घाना में लहराते हुए, ये सच में देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापोश भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आकड़ा, घाना से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाना दौरे को लेकर लोगों में उत्साह जो है वो पूरे चरम पर है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करते हैं 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा पुरजोर तरीके से वैश्विक मंचों पर हो रही है। ताजा घटनाक्रम में क्वाड विदेश मंत्रियों ने भी एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। वॉशिंगटन में संपन्न हुई इस बैठक के बाद जारी साझा बयान में सभी ने इस हमले के दोषियों, प्रायोजकों और वित्त पोषकों को कटघरे में लाने का आह्वान किया। अपने साझा बयान में उन्होंने कहा कि क्वाड ने
सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की है और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। क्वाड के साझा बयान में कहा गया है कि हम इस साल 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और 1 नेपाली नागरिक की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की हार्दिक कामना करते हैं। इसके साथ ही साझा बयान में यह भी जानकारी दी गई कि क्वाड क्रिटिकल एस जयशंकर ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के रणनीतिक महत्व पर बात की और उन्हें द्विपक्षीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया। एस जयशंकर ने कहा, हमारी रक्षा साझेदारी आज वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी में से एक है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने भारत के सशस्त्र बलों में अमेरिकी रक्षा प्रणालियों के एकीकरण और औद्योगिक सहयोग और सह उत्पादन नेटवर्क के विस्तार के लक्ष्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि औपचारिक रूप से यूएस भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के एक नए ढांचे पर मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से भी मिले। इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मिलकर हमेशा की तरह अच्छा लगा। हमारी चर्चाएं हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और सहजता को दिखाती हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि बाबा बर्फानी। जी हां, श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज जम्मू बेस कैंप से रवाना हो गया। इस दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। औपचारिक रूप से कल 3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा और 9 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। ये यात्रा 38 दिन तक चलेगी, जिसमें श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। साल भर तक श्रद्धालु इस विशेष अवसर का इंतजार करते हैं। तीर्थयात्रियों ने इस बात पर खुशी जताई है कि खाने से लेकर रहने तक की बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं।
हमारा जो उत्साह है, हमारा उत्साह है इस तरीके बेकरार है, बस दर्शन बाबा का करते रहे और इस तरीके दर्शन करते रहे बस। हमें बहुत उत्साह है। पहले जत्थे में हर साल हम पहले जत्थे में दर्शन करते हैं, 20 सालों से दर्शन कर रहे हैं। त्रिशूल हर बार भोलेनाथ को समर्पण करते हैं प्रसाद के तौर पर। पूरे इंडिया से जगह जगह से लोग आए हैं, हर बार से 10 गुना जोश ज्यादा है और बाबा बर्फानी ऐसी सब पे कृपा बनाएंगे और सबकी यात्रा सकुल संपन्न होगी। सरकार की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था है, किसी भी यात्री को मतलब जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है और भाई हम तिरंगे के साथ जा रहे हैं। एक अपने भारत को भी ये संदेश है कि भाई सभी लोग अपना तिरंगा लेकर जाएं और बाबा बर्फानी के दर्शन करें। अच्छा लग रहा है, सब बाबा का जयकारा लगा रहे हैं और सबकी यात्रा सफल रहे। अरेंजमेंट इज सो बेस्ट। नहीं, जिसने बाबा को मिलना है उसके मन में डर नहीं होना चाहिए, उसके लिए बाबा का जयकारा। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। और अंकुश शर्मा जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात अंकुश, पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। वैसे औपचारिक शुरुआत कल से होगी, लेकिन श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। आज सुबह ही बम बम बोले, हर हर महादेव के नारों से पूरा जम्मू शहर गूंज उठा, ये कहना गलत नहीं होगा। लगभग 5 बजे से लेकर 6:20 के बीच की ये प्रक्रिया रही, जब पहलगाम और बालटाल के लिए दोनों रूट के लिए यात्रा रवाना हुई और 5852 कुल जो श्रद्धालु हैं वो रवाना हुए हैं, जिसमें से 310 जो कुल मिलाकर गाड़ियां हैं वो यहाँ से रवाना हुई हैं। हालांकि हल्की बारिश जरूर हो रही थी, क्लाउड्स जरूर थे, लेकिन इस बीच श्रद्धालुओं के उत्साह पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला और एक अलग ही उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा था और लगातार श्रद्धालु बम बम बोले, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। और इस बीच मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसको लेकर हजारों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और देश भर से लोग इस समय इस यात्रा में हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। 3,31,000। देखिए, यात्रा सुगम हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। उसके अलावा यात्रियों को और किसी तरह की परेशानी ना हो, क्या कुछ उनके खाने पीने की व्यवस्था, क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? देखिए 100 से ज्यादा लंगर की व्यवस्था रूट पर की गई है, जो कि पूरा रास्ता रहने वाला है और इसके साथ साथ हर प्रकार की सुविधा उनको मिले, इसको पूरी तरह से इंश्योर किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। खासतौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, इनके रहने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई है और इसके साथ साथ जो लोग पहलगाम के रास्ते से जाने वाले हैं वो लोग 3,403 लोग रहने वाले हैं और जो बालटाल का रास्ता चूज करेंगे वो इसके अलावा जो यात्री हैं वो इस रास्ते से जाएंगे। हालांकि पहलगाम का रास्ता जो है वो 48 किलोमीटर का है और बालटाल का 14 किलोमीटर का है, तो इसलिए सरकार की तरफ से भी ये लगातार कहा जाता है कि बालटाल के रास्ते से वही लोग जाएं जो फिजिकली फिट हैं, क्योंकि हल्की चढ़ाई भी देखने को मिलती है इस रास्ते में। अंकुश, ये भी जानना चाहेंगे कि मौसम किस प्रकार का है, मौसम कहीं कोई बाधा तो नहीं बन रहा इस यात्रा में, क्योंकि श्रद्धालुओं का उत्साह तो चरम पर है कि कोई भी मुश्किल होगी वो पार पा लेंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि हल्की बारिश और बादल जरूर हैं सुबह से ही, और लेकिन इसका असर श्रद्धालुओं पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मॉनसून भी अब आ चुका है, तो जिसे लेकर खासतौर पर एडवाइजरीज लगातार जारी की जाती हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सावधानी बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है और मौसम को लेकर भी कोई चेतावनी ना हो, इसको लेकर भी सरकार लगातार आदेश जारी कर रही है और श्रद्धालुओं को किन किन चीजों का ख्याल रखना है और क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, ये भी एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है। श्रद्धालुओं को ये भी बताया गया था कि अपने साथ जो बाहरी क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं अपने साथ कपड़े वगैरह जरूर रखें, गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि वहां पर बारिश के साथ साथ ठंड भी हो सकती है। चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए नया सवेरा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और नया सवेरा में अब बात करेंगे बारिश के अलर्ट की। जी हां, हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों की तबाही, बारिश के बाद आज बारिश का मिजाज थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। फिलहाल तेज बारिश की खबर कहीं से नहीं मिल रही है, लेकिन लोग अब पिछले दिनों हुई तबाही का हिसाब लगा रहे हैं और प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। अगले कुछ दिनों तक हिमाचल में अधिकांश जगहों पर मानसून की गतिविधियां धीमी रहने का पूर्वानुमान बताया गया है, लेकिन मंडी जिले में आज भी तेज बारिश मध्य और पूर्वी भारत के कई एक हिस्सों में पिछले 5-6 दिनों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में कुछ एक स्थानों पर आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में 7 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं सिक्किम में भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। ओडिशा के साथ ही उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी आज कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, गुजरात में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी भारी बारिश होने की संभावना है। आज तेलंगाना के कुछ एक स्थानों में भी भारी बारिश हो सकती है। ये संभावना केरल और माहे के लिए भी जताई गई है। आज उत्तरी भीतरी कर्नाटक में भी कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज अनुमान है। कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश संभव है। गुजरात में कुछ एक स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तेलंगाना के कुछ एक स्थानों पर भी भारी बारिश संभव है और केरल और माहे में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी भीतरी कर्नाटक में भी कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। साथ साथ दक्षिण भारत में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। और देहरादून से हमारे साथ आशीष रमोला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, आज के मौसम की बात की जाए तो किस प्रकार का मौसम है और किस प्रकार जो है राहत बचाव कार्य चल रहा है? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करी जाए तो उत्तराखंड में अभी जो अगर 29 और 30 की बात करी जाए तो रेड अलर्ट था। उसके बाद अगर बात करी जाए आज 2 तारीख हो गई है, तो 1 और 2 तारीख को ये 24 घंटे का अलर्ट यहाँ पे जो था वो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे दिया गया हुआ था। उनमें से कुछ संवेदनशील एरिया थे जैसे कि बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमेली, उत्तरकाशी, टिहरी। इन एरियाज में जो है वो ज़्यादा बारिश और अलर्ट रहने की हिदायत यहाँ पे मौसम विभाग द्वारा दी गई थी। और आगे अगर बात करी जाए तो ये पूरा वीक में जो है अब थोड़ी यहाँ पे राहत मिली है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक लगातार यहाँ पे बारिश हो रही थी और जो लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रही थी, रास्ते अवरुद्ध थे, उन्हें खोलने में यहाँ पे प्रॉब्लम काफी फेस करनी पड़ रही थी। तो उसमें अब थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब 5 से 6 तारीख तक जो है मौसम अब सामान्य रहने वाला है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी सुचारू है
और जो यात्रा मार्ग थे, कई जो 100 से अधिक मार्ग है वो अभी थोड़े बाधित भी है। तो उनको जो है किस तरीके से जो यात्रा मार्ग थे उनको किस तरीके से प्रॉब्लम काफी फेस करनी पड़ रही थी, जो रास्ते थे उनको साफ करने में, क्योंकि लगातार जैसे जैसे रास्ते जो है साफ कर रहे थे लैंडस्लाइड हो रही थी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो उसको देखते हुए यहाँ पे प्रॉब्लम काफी फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन अब मौसम जो है वो सामान्य यहाँ पे देखा जा रहा है, ज्यादा बारिश यहाँ पे नहीं देखी गई है, कुछ इलाकों को छोड़ के बाकी जगह ठीक है। आशीष, तो कुछ इलाकों में आज भी उत्तराखंड में जो है भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन जगहों में आज भी जो है वो हैवी रेनफॉल का यहाँ पे अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। प्रशासन ने अपनी तरह से जो है वो पूरी यहाँ पे जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहाँ पे रखी गई है कि कोई भी जो राहगीर है, सबसे पहली बात सबको जो है नदी नालों गाड़ गदेरों से जो है दूर रहने को दिया है। कोई भी जो है वो सेल्फी खींचने के लिए नदी किनारे ना जाए, और जो है राशन की व्यवस्थाएं वहाँ पे कर रखी है, बिजली आपूर्ति की सेवाएं हैं। कहीं कोई अगर यात्री जो है वो यहाँ पे फंसता है, कोई राहगीर फंसता है, तो उनको प्रशासन ने यहाँ पे जो है पूरी वहाँ पे तैयारी वहाँ पे कर रखी है। उनके लिए जगह जगह जो है पॉइंट्स बना रखे हैं। कहीं भी कोई ऐसी लैंडस्लाइड या कोई ऐसी घटनाएं आती हैं तो तुरंत वहाँ पे जो है आपदा कंट्रोल रूम जो है अलर्ट वहाँ पे बैठा है कि कोई किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आती है तो तुरंत जो है वो वहाँ पे मौके पहुंचे। जिलाधिकारी ने सभी को यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। खुद जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो समय समय पे जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम में पहुंच के सभी अधिकारियों से वार्तालाप वहाँ पे की है कि कोई भी किसी भी तरह की कोताही यहाँ पे ना बरती जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हालात बने हुए थे मौसम के, हालांकि ये आज थोड़ा राहत भरी खबर भी है क्योंकि मौसम ने जो है वो आज थोड़ी करवट ली है, मौसम थोड़ा साफ भी दिखाई दे रहा है। चलिए, मौसम ने थोड़ी करवट ली है, थोड़ी राहत की खबर लोगों के लिए जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए आज पटना में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव 2025 की जीत को लेकर विजय संकल्प समेत कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। साथ साथ चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श होगा। वहीं राजनाथ सिंह पार्टी पदाधिकारियों के बीच अपनी बात रखेंगे। आज की बैठक से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों से लंबा विचार विमर्श कर चुके हैं और इस दौरान बैठक की तैयारी की समीक्षा की गई और विभिन्न प्रस्तावों पर मंथन हुआ, जिन्हें कार्य समिति की बैठक में रखा जाना है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का पहला दल 5 जुलाई को पिथौरागढ़ पहुंचेगा और धार चूला के बाद इसकी दुर्गम चरण की शुरुआत होगी। यात्री 4 दिन पिथौरागढ़ जिले में ही प्रवास करेंगे। हालांकि इन दिनों जिले में भारी बारिश का दौर जारी है और कई सड़कें जो हैं बंद हो रही हैं। इसके बावजूद भी पिथौरागढ़ जिला प्रशासन यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया है कि बारिश को देखते हुए जिले में तो जो पहला दल हमारे यहाँ जनपद में आएगा वो 5 से लेकर के 9 तारीख तक का वो जनपद में रहेगा। उसमें 2 दिन उनको गुंजी में मिल रहे हैं, 2 दिन हमें नावीडांग में एक्लिमेटाइजेशन के लिए मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जो यात्रा है उसको सड़क मार्ग से ही सकुशल जो गंतव्य तक सभी दलों को 5 दलों को पहुंचा पाएंगे। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से, खेल की दुनिया से। तो बर्मिंघम टेस्ट की बड़ी चुनौती के लिए टीम इंडिया तैयार नजर आ रही है। बर्मिंघम में भारत ने अब तक 8 टेस्ट खेले हैं, लेकिन टीम को एक में भी जीत हासिल नहीं हुई है। तो ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के पास जीत हासिल करके एक बड़ा इतिहास रचने का बड़ा मौका है। भारतीय टीम को पहले मैच में 5 विकेट से हार मिली थी। ऐसे में टीम के लिए ये मुकाबला बेहद अहम रहने वाला है। टीम इंडिया ने ठाना है, इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराना है। एजबेस्टन में जो अब तक नहीं हुआ उसे करके दिखाना है। लेकिन ये बात जितनी कहने में आसान है, असलियत में टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके हल के लिए इस बार टीम प्लेइंग 11 में हर वो बदलाव करना चाहेगी जो उसे इस मैदान पर पहली टेस्ट जीत दिलाए। एजबेस्टन की पिच की बात करें तो पहले 3 दिन ये पिच बल्लेबाजों के मुफीद रह सकती है, जबकि आखिरी 2 दिन इस पर फिरकी का पेच बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है। ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी के लिए इस पिच पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर अहम भूमिका निभा सकता है, जबकि तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज का इस मैदान पर पिछला अनुभव काम आ सकता है। सिराज ने साल 2022 में इस मैदान पर 6.18 की इकोनॉमी से 4 विकेट हासिल किए थे। वहीं बल्लेबाजी की बात की जाए तो वैसे तो पिछले मैच में शतक देखने को मिले थे, लेकिन टीम इंडिया की बड़ी सिरदर्दी अंतिम के 5 बल्लेबाजों का डाउनफॉल है, जिसने काफी हद तक टीम को मैच पर अपनी पकड़ बनाने से दूर किया। इस सब के अलावा जिस तरह से पिछले मैच में कैच छूटे, उस पर भी टीम को अपनी दिक्कतों को दूर कर सामने आना होगा। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो टीम के लिए ये मैदान हरदम उनके हौसले को बढ़ाता रहा है। इंग्लैंड ने बर्मिंघम में 56 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 30 में टीम को जीत मिली है, जबकि 11 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 15 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड जो रूट के नाम है, जिनके बल्ले से 62.92 की स्ट्राइक रेट से 920 रन आए हैं। साथ ही साथ बेन टिकट का तूफान एक बार फिर भारतीय टीम के लिए बड़ा सिरदर्द रह सकता है। गेंदबाजी में इस टीम को क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स का बड़ा सहारा रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और सुचित्रा जुड़ गई है हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। सुचित्रा, टीम इंडिया ने ठाना है इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराना है, कितनी तैयार है टीम इंडिया इस बड़ी चुनौती के लिए? जी बिल्कुल, जो तैयारियां हैं अगर हम देखें तो लगातार से जो कोच और कप्तान की जोड़ी है वो यही कह रही है कि उनका जो पूरा जोर है वो 20 विकेट लेने पर रहेगा। हम सभी जानते हैं कि जो टेस्ट मैच है वो विकेट लेकर जीते जाते हैं, चाहे आपके बल्लेबाज कितने भी रन बना ले, लेकिन जब तक आपके जो गेंदबाज हैं वो विकेट नहीं लेंगे तब तक किसी भी टीम का टेस्ट मैच जीतना मुश्किल है। तो यहाँ पर भारत के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने तो पहले मैच में भी अपनी जो भूमिका है उसे शानदार तरीके से निभाया था, लेकिन अब जो दारोमदार है वो है भारत के गेंदबाजों पर। या पिछले मैच में, पहले मैच में जसप्रीत बुमराह जो है वो अकेले पड़ते नजर आए थे, अकेले एक तरफ से उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन दूसरे छोर पर उन्हें पर्याप्त साथ नहीं मिला था। तो यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा वो गेंदबाज है जो कि अपनी जिम्मेदारी को आगे से बढ़कर निभाता है। और खासतौर से जो जसप्रीत बुमराह का सिलेक्शन है उसे भी भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अंतिम समय तक के लिए टाल दिया है, क्योंकि ये 5 मैच की सीरीज है और पहले ही साफ किया जा चुका है कि बाकी के जो 4 टेस्ट बचे हैं इस सीरीज के, जसप्रीत बुमराह उसमें से सिर्फ 2 टेस्ट ही खेलेंगे, क्योंकि एक तेज गेंदबाज को अपना जो वर्कलोड है वो मैनेज करना पड़ता है। और जसप्रीत बुमराह जिस क्वालिटी के तेज गेंदबाज हैं, भारतीय टीम नहीं चाहती कि उनसे हद से ज्यादा गेंदबाजी करवा के किसी भी तरह की चोट या किसी तरह की शारीरिक तकलीफ से उन्हें गुजरना पड़े, इसलिए उन्हें पर्याप्त
पर्याप्त आराम देना भी ज़रूरी है। लेकिन अब जो ये दूसरा टेस्ट है एक ऐसे मोड़ पर आया है, हम कह सकते हैं, जहां पर की गेंदबाजी कमजोर दिख रही है। बिल्कुल सुचित्रा, गौतम गंभीर की बात की जाए कोच के रूप में या फिर शुभमन गिल की बात की जाए कैप्टन के रूप में, एक नए शुरुआत है, तो इन लोगों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? साथ साथ अगर पिच की बात करें तो पिच कितनी मुफीद नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर हम गौतम गंभीर और शुभमन गिल की इस जोड़ी की बात करें तो माना गया था कि ये जो भारतीय टीम का इंग्लैंड का दौरा है ये एक नया अध्याय साबित होगा, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दो दिग्गजों के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद आप एक सीरीज़ खेल रहे हैं इंग्लैंड में, जहाँ की जो चुनौतियाँ हैं, जहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होती हैं भारत के बल्लेबाजों के लिए भी और गेंदबाजों के लिए भी। जो बल्लेबाज हैं उन्होंने हम कह सकते हैं कि पहले मैच में अपनी जो भूमिका है वो बखूबी निभाई, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उन्होंने रन बनाकर दिखाए। तो एजबेस्टन की भी जो पिच है, हम कहें कि अगर अपने पहले मैच में, पहले टेस्ट में अगर रन बनाकर दिखाए हैं तो यहाँ पर भी रन बनाना शायद उतनी बड़ी चुनौती ना रहे, चुनौती रहेगा तो विकेट निकालना। तो भारतीय जो गेंदबाज है उनके लिए यहाँ पर एक ज़्यादा बड़ी चुनौती है इंग्लैंड की परिस्थितियों से तालमेल बिठाना और यहाँ पर ऐसी गेंदबाजी करना जिसमें कि रन भी कम दिए जाएं और विकेट भी निकालकर दिखाए जाएं, जो कि हमने पहले मैच में देखा कि जो भारतीय गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह को अगर छोड़ दें तो जो बाकी भारतीय गेंदबाज हैं वो दोनों ही मोर्चों पर नाकाम रहे, ना ही वो विकेट निकाल सके ना ही वो रन बचा सके। तो बल्लेबाजों ने भले ही रनों का अंबार लगा दिया और एक अच्छा वहाँ पर टारगेट भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को दिया था। वो एक ऐसा मैच था जिसे कि भारतीय टीम को जीतना चाहिए था, तो एक अनलूजेबल मैच वहाँ पर भारतीय टीम मैच हारी है। तो एक बड़ा झटका भी किसी भी टीम के मनोबल को लगता है जब आप किसी ऐसी परिस्थिति से मैच को हार जाएं जहां पर कि आप जीतने की स्थिति में है। तो मानसिक रूप से भी यहां पर कितनी मजबूती दिखाती है भारतीय टीम, भारतीय खिलाड़ी, और जो गौतम गंभीर हैं वो किस तरह से अपने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं एक नई सिरे से शुरुआत करने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, चुनौती बड़ी है लेकिन उत्साह और हौसला जो है वो अपनी बुलंदी पर है और जीत हासिल करेंगे, यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा, ये तमाम अपडेट दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे अखबारों की सुर्खियां। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बारी अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियां लेकर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी रेशमा फारूकी। रेशमा, क्या कुछ है आज अखबारों की दुनिया से? बहुत कुछ लेकर आए हैं शैला हम अखबारों की दुनिया में आपके लिए, और समाचार पत्र में जो ख़ास खबरें हैं वो हम दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय सहारा की अगर बात करें और ज़्यादातर हम समाचार पत्रों की बात करें तो इस खबर को पहले ही पन्ने पर जगह दी गई है। रोजगार प्रोत्साहन के लिए 1 लाख करोड़, यहाँ EPFO के माध्यम से अगले 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में ये अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें रोजगार सृजन तो होगा ही होगा, साथ में जितने भी क्षेत्र हैं उसमें बताया जा रहा है कि रोजगार क्षमता में वृद्धि की जाएगी और सामाजिक सुरक्षा को जिससे बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ खेलो भारत नीति 2025 को भी मंजूरी मिली है जिसका उद्देश्य 2036 ओलंपिक के लिए मजबूत दावेदारी बताना है, और अनुसंधान में निजी निवेश के लिए 1 लाख करोड़ रुपए को भी मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु की बात करें तो 4 लेन की सड़क परियोजना को भी मंजूरी दी गई, यानी कुछ अहम फैसले हैं जो कि कल लिए गए हैं। और इसके अलावा एक और खबर देख लेते हैं, ये खबर भी काफ़ी अहम हो जाती है।
भारत की बात करें तो पाकिस्तान बताया जा रहा है फिर से बेनकाब हो गया है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमरीकी समकक्ष हैक्सेट से वार्ता हुई है, जिसमें भारत अमरीका रक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे इस मुद्दे पर बात हुई है। और इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताल्लुकात हैं, जो संबंध खराब हो चुके हैं, उन पर भी बात हुई, जिससे भारत जो है बता रहा था कि किस तरह से पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है, उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। और इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के दिए गए अमेरिका के अटूट समर्थन की उन्होंने सराहना भी की है। और इसके अलावा इसमें प्रशिक्षण और सैन्य आदान प्रदान सहित रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को लेकर उद्योग सहयोग का विस्तार भी शामिल है। और एक और खबर बता देते हैं, ये भी काफ़ी अहम हो जाती है। रेलवे ने लॉन्च किया रेल वन ऐप, यात्रियों को अब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी सभी सुविधाएं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे की डिजिटल जो क्षमताएं हैं उनकी बहुत तारीफ की, और ख़ासतौर से जो ये ऐप लॉन्च किया गया है इससे यात्रियों को काफ़ी सुविधाएँ प्राप्त की जाएंगी। और अब एक और खबर देख लेते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में मौके पर ही पंजीकरण शुरू हो चुका है, जिसमें श्रद्धालु काफ़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। और वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में ये पंजीकरण किया जा रहा है। पहला जत्था 2 जुलाई को भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। और अब चलते चलते एक और खबर देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश मंडी में बारिश का कहर है और 5 लोगों की मौत बताई गई, 15 लापता हैं। और उत्तर भारत में 6-7 दिन भारी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड और हरियाणा में भी बारिश का पूर्वानुमान बताया जा रहा है। तो ये थी कुछ खबरें जो हम लेकर आए थे समाचार पत्रों से। बहुत बहुत धन्यवाद रेशमा, इतने कम समय में अलग अलग क्षेत्रों से समाचार पत्रों की सुर्खियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मानहानि केस का सामना कर रहे और लंबे समय से जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इमरान खान ने मामले की सुनवाई करने वाली अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बजट मेगा बिल ने एक बड़ी बाधा पार कर लिया और ये कानून बनने की ओर एक कदम और नजदीक आ गया है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के नाम से जाने जाने वाला ये विधेयक सीनेट में उपराष्ट्रपति के निर्णायक वोट से पारित हो गया है। अब बुधवार को प्रतिनिधि सभा में इस पर विचार किया जाएगा। इजरायल ने गाजा में 60 दिन के संघर्ष विराम की शर्तों पर सहमति जता दी है। इस बात की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप ने कहा उन्होंने हमास से आग्रह किया है कि स्थिति और बिगड़ने से पहले वो प्रस्ताव स्वीकार कर लें। मध्य कोलंबिया में भारी बारिश के कारण गुआयोरिबा और ओकोआ नदियां उफान पर आ गई हैं, जिससे बिलाविसेनियो में हालात खराब हो गए हैं। घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को सत्ता संभाले 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन इस दौरान उनकी निजी लोकप्रियता में कमी आई है। उनका देश आर्थिक सुस्ती और बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। वहीं स्टारमर अपनी ही पार्टी के अंदर विद्रोह का सामना कर रहे हैं। और अब बात कारोबार की। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेन के सेवोले में यूरोपीय निवेश बैंक समूह की प्रेसिडेंट नादिया काल्विनो से मुलाकात की। इस बैठक में भारत में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के विस्तारित पोर्टफोलियो में शामिल 7 मेट्रो परियोजनाएं और 1 शहरी रेल परियोजना के मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ साथ पानी और स्वच्छता जैसे अन्य क्षेत्रों में भी काम के विस्तार पर चर्चा हुई। इसके अलावा डिजिटलीकरण में भारत की ताकत और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका पर बात हुई। निर्मला सीतारमण और नादिया काल्विनो ने डिजिटलीकरण, आर्थिक विकास और अन्य क्षेत्रों में तीसरे देशों के साथ साझेदारी की संभावना पर चर्चा की। और अब जानते हैं देश भर के मौसम का मिजाज।
और आइए अब आपको दिखाते हैं बोनालू उत्सव की एक झलक। वैसे तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले उत्सवों में से एक है, लेकिन दिल्ली में भी ये त्योहार मनाया गया। आषाढ़ के महीने में मनाया जाने वाला महीने भर चलने वाला ये उत्सव देवी महाकाली को धन्यवाद देने के लिए होता है। तो चलिए आप उठाइए इन दृश्यों का आनंद। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।